हेलो एवरीवन, राधे राधे। हमने पार्ट 1 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के पार्ट 1 जो था हमने कर लिया है। वहाँ पे 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, अच्छे से पता होगा। अगर आप नहीं देखो तो देख लीजिएगा। एंड नाउ इस वाले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन। व्हेन येलो बॉडीड व्हाइट आइड ड्रोसोफिला फीमेल्स वर हाइब्रिडाइज्ड विद ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स एंड F1 प्रोजेनी वाज इंटरक्रॉस, F2 जनरेशन जो थे उसका रेशियो था वो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1। मतलब कि पूरे असर्शन में मेंडल ने जो अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में पाया 9:3:3:1 वाला रेशियो, ये मॉर्गन के डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो क्रॉस ए था उनके डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 9:3:3:1 वाला रेशियो ऐसा कुछ उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें पेरेंटल टाइप जो होते हैं 98.7% मिलते हैं। जो पेरेंटल जो हमने पेरेंट लिए थे उनकी तरह जो मिलते हैं वो 98.7% होते हैं। एंड जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, मतलब जो पेरेंट की तरह नहीं है, नॉन पेरेंटल टाइप जो थे वो 1.3% मिलता है। पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों डेविएट हो गया, इसको एक्सप्लेन किया है रीजन में दैट व्हेन टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड आर ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस आर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो मॉर्गन ने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया था एंड मेंडल ने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया था, लेकिन उनका अलग आया है, मॉर्गन का अलग आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेंडल के टाइम पे जो जीन्स उन्होंने 2 जीन्स लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे, और मॉर्गन ने जो जीन्स लिया था वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था। अब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन्स प्रेजेंट है आपके, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करेगा। वो क्या करेगा ना कि जितना पास में वो 2 जीन्स है वो लिंक है, इसको लिंकेज हम लोग बोलते हैं। तो वो लिंक है, तो इसमें आपका क्या होता है ना कि जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस आपकी मिलती हैं, जो पेरेंटल टाइप है वो आपको ज्यादा मिलेंगी देन द नॉन पेरेंटल टाइप, क्योंकि वो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कर ही नहीं पाएगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर नए नए कॉम्बिनेशंस बना ही नहीं पाएगा। जितना वो जीन्स करीब होंगी उतने कम आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे देखने को, और जितना दूर दूर रहेगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स मिलेगा आपको देखने को। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ए में इनके जो येलो बॉडी वाली फीमेल एंड व्हाइट आई वाली फीमेल जो इन्होंने लिया उसको क्रॉस कराया था ग्रे बॉडी बोलो या ब्राउन बॉडी एंड रेड आई वाले मेल के साथ, तो इन्हें ऐसा देखने को मिला कि 1.3% मिला। तो ऐसा क्यों हुआ उसमें रीजन एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो जीन्स इन्होंने लिया था वो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस थे वो ज्यादा मिले एंड नॉन पेरेंटल वाले टाइप जो थी वो बहुत कम देखने को मिला। तो इसीलिए जो है मॉर्गन का रिजल्ट जो था वो डेविएट कर गया मेंडल के रिजल्ट से। तो असर्शन रीजन दोनों सही और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन दिया दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक जीन इज 50%। तो पूरे असर्शन में लिंक जीन्स के बारे में दिया है। लिंक जीन्स क्या है? अगर आपको पता है कि क्रोमोसोम है उसके ऊपर कई सारे जीन्स प्रेजेंट होती हैं, अब उस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन कई सारी अगर प्रेजेंट है तो वो जीन्स क्या कहलाएंगी? लिंक कहलाएंगी, वो जुड़ी हुई कहलाएंगी, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो अब ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके बीच में ये जीन्स प्रेजेंट है, वो जीन्स के पोजीशन पर डिस्टेंस पर डिसाइड होता है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा लिंकेज है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि वो कितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर करके वो वाले क्रोमोसोम्स जिसके ऊपर जीन्स कई सारे प्रेजेंट है उस पर डिसाइड होगा कि वो कितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर कर पा रहा है दूसरे क्रोमोसोम के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपका बहुत सारा जो जीन है जैसे ए बी सी एंड डी जीन्स मैंने दिखाया है, अगर ए और डी जो है यहाँ पे आप देखो तो इन दोनों जीन्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो इनके बीच में लिंकेज जो है लिंक उतना कम लिंक है ये, और ये उतना ज़्यादा जो है आपका रिकॉम्बिनेशन मतलब नए नए कॉम्बिनेशंस बना सकता है क्रॉसिंग ओवर करके। वही अगर यहाँ पे देखें तो सबसे कम डिस्टेंस आपका ए और बी के बीच में है, तो डिस्टेंस एकदम लीस्ट है, तो मैक्सिमम लिंकेज है, बहुत ज़्यादा ये जुड़ी हुई हैं, और ये रिकॉम्बिनेशन जो है बहुत कम करेंगी क्रॉसिंग ओवर से, बहुत कम नए नए रिकॉम्बिनेंट्स बनाएगी। जैसे कि मॉर्गन का क्रॉस ए में आपको 1.3% मिले थे, क्योंकि वहाँ पे जीन्स जो थे उन्होंने चूज जो जीन्स किया था वो एकदम पास में थी, जैसे कि ए और बी यहाँ पर है। तो यहाँ पे वही दिया है कि जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं आपके इन लिंक जीन्स के पर वो मैक्सिमम जो है वो 50% ही बन सकता है, 50% से ज़्यादा नहीं बनेगा, और 50% से कम बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो जीन्स कितना पास पास प्रेजेंट है या कितना दूर दूर प्रेजेंट है उस क्रोमोसोम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये 50% ही क्यों होता है, मैक्सिमम 50% क्यों जा सकता है। एक जीन लो ए बी एंड स्मॉल ए बी और इसको क्रॉस कराओगे, तो अगर आप इसको देखोगे
क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स ऐसे प्रेजेंट है, ये कैपिटल ए बी यहाँ है और इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए और स्मॉल बी ऐसे प्रेजेंट है। तो इसका एक केस है कि एज इट इज ए क्रॉसिंग ओवर नहीं करे और ऐसे के ऐसा आ जाए, तो ए बी बनेगा कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, जो कि पेरेंटल टाइप है। पेरेंटल टाइप जैसे कि हमने पेरेंट जो हमारा था वो हमने लिया था ए बी और स्मॉल ए बी, तो ये पेरेंटल टाइप बनेगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा तो। और इसका केस 2 ये है कि अगर ये क्रॉसिंग ओवर कर लेता है, तो जैसे ये ए बी है और ये स्मॉल ए बी वाला क्रोमोसोम है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ऐसे क्रॉसिंग ओवर कर लेता है, तो ए के साथ में स्मॉल बी आ जाएगा एंड स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी वाला आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर करके। तो आपके नए तरह के कुछ बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस, जो कि हैं कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो यही दो केस है आपका, एज इट इज आ जाए तो पेरेंटल टाइप बनेगा एंड क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये दो तरह के रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे। तो अगर आप इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बनाओ, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो कि पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों वाला जोड़ देते हैं और इनटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितना बना, 2 बने हैं रिकॉम्बिनेंट्स टोटल, और जो ये है आपके टोटल ऑफस्प्रिंग कितने हैं, पेरेंटल टाइप वाले 2 एंड रिकॉम्बिनेंट वाले 2, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 4, तो 2/4 इंटू 100 आप कैलकुलेट करोगे तो 50 आएंगे। तो यही है मैक्सिमम जो आपका बन सकता है रिकॉम्बिनेशन करके, वो 50% आपके रिकॉम्बिनेंट्स ही बनते हैं, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये टोटल 4 है एंड उसमें से 2 जो है वो पेरेंटल टाइप है, 2 रिकॉम्बिनेंट है, तो ऑफकोर्स 50% रिकॉम्बिनेंट्स बना है। तो वहीं यहाँ पे देखिए 50% मैक्सिमम आपका बन सकता है, कोई लिंक अगर जीन है तो क्रॉसिंग ओवर करके वो 50% मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स बना सकता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट लिंक जीन्स सो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज लॉन्गर। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ कि जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन्स है वो लिंक है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर हाई फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की कब हो सकती है, जब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा करेगा और रिकॉम्बिनेंट्स भी ज़्यादा बनाएगा। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया दैट ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर पेयर ऑफ जीन्स। तो हमें अच्छे से पता है कि एक कैरेक्टर जो है वो एक जीन तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको जो जीन्स होती हैं वो एक से ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमन स्किन का जो कलर होता है वो 3 या मोर देन 3 पेयर्स ऑफ जीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं ह्यूमन के स्किन कलर को, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर देन 3 बोलो या इक्वल टू 3 जीन्स जो होती हैं वो एक इफेक्ट को शो करती है, जैसे कि यहाँ पे है ह्यूमन स्किन कलर। और प्लियोट्रॉपी जो हमने पढ़ा था वहां पे क्या था, एक जीन था लेकिन उसके इफेक्ट्स जो थे वो मल्टीपल थे, मोर देन 3 या 2 ऐसे करके वो थे, उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो इस क्वेश्चन में ह्यूमन स्किन कलर है। तो रीजन है दैट स्किन कलर इन ह्यूमंस शोज प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया कि स्किन कलर बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर को, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ना कि प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी अलग होता है जहां एक जीन बहुत सारा इफेक्ट शो करता है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस बोला है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसका असर्शन दिया दैट इन पिजन फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक एंड मेल्स आर होमोगेमेटिक। तो यहाँ पे जो हम लोग मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में पिजन्स के बारे में तो मेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, ये मैच करता है हमारे जो भी दिया है एनसीईआरटी में उससे, इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को करा देते हैं। तो जो पिजन्स में होता है ना, इसके ये वाले जीन्स होते हैं, हमारे में ह्यूमंस के अंदर XX जो होता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, वो फीमेल्स के लिए होता है, और XY वाला जो होता है वो किसके लिए होता है, मेल्स के लिए होता है। वैसे ही यहाँ पर ZW और ZZ होता है। ZW जो है ये फीमेल के लिए होती है, फीमेल पिजन के लिए, और ZZ जो होता है वो मेल पिजन के लिए होता है। तो हम लोग जैसे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, वहाँ पे क्या हमने पढ़ा है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, मेल डिटरमाइन करता है। क्यों करता है, क्योंकि फीमेल का तो XX है लेकिन मेल का जो होता है XY प्रेजेंट है, तो मेल में वेरिएशन प्रेजेंट है, तो वो जब जाइगोट बनाएगा वहां से जब आएगा तो ये डिपेंड करेगा कि मेल से X वाला आया है, तो अगर मेल से X आएगा तो फीमेल बन जाएगी, और अगर मेल से Y आएगा तो
मेल बेबी बन जाएगा। वैसे यहाँ पे क्योंकि जो फीमेल है ZW ये हेट्रोगैमेटिक है, जैसे कि वहाँ पे हमारे ह्यूमंस के अंदर मेल हेट्रोगैमेटिक था XY, वैसे यहाँ पर पिजन्स के अंदर फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होती है ZW। और क्योंकि इसी में वेरिएशन है तो इसी का जो ये Z और W वाला क्रोमोसोम है ये मिल करके अब फिर डिसाइड करेगा कि आगे मेल पिजन बनेगा या फिर फीमेल पिजन बनेगी। ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है, सेक्स उसका फीमेल डिसाइड करेगी क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट इन पिजन फीमेल हैव ZW सेक्स क्रोमोसोम एंड मेल्स हैव ZZ सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए फीमेल्स के अंदर जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक। तो असर्शन बिल्कुल सही, रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है कि ZW क्या है, हेट्रोगैमेटिक है तो फीमेल्स के लिए होता है, तो फीमेल ZW इसलिए हेट्रोगैमेटिक है। एंड जो मेल वाला क्रोमोसोम है वो ZZ है, होमो है, सेम है, तो मेल्स जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होता है ड्यू टू ZW एंड ZZ। तो असर्शन से रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 इसका असर्शन दिया दैट इन हनी बी ड्रोन्स हैव 16 क्रोमोसोम व्हाइल क्वीन हैज 32 क्रोमोसोम्स। तो ये असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। हनी बी मधुमक्खी के बारे में यहाँ पे दिया है। मधुमक्खी में भी वो दो टाइप की होती है, ड्रोन्स होते हैं और एक क्वीन होती है, रानी होती है। तो जो ड्रोन्स होता है उसका क्रोमोसोम कितना होता है, 16 होते हैं, एंड क्वीन जो होती है उसकी 32 क्रोमोसोम्स होती हैं। मतलब अगर आप इसको इस डायग्राम से समझो, मैंने बनाया इसको, तो जो फीमेल होता है वो क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है, 32 क्रोमोसोम्स है, मतलब कि उसके 16 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, है ना। जैसे हमारे अंदर क्या है 23 पेयर्स है एंड 46 क्रोमोसोम, वैसे इसके अंदर क्या है 16 पेयर्स है एंड 32 क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड है फीमेल। तो फीमेल क्या करती है, मियोसिस करेगी, ऑफ कोर्स मियोसिस करेगी तो 16 क्रोमोसोम्स बनेंगे, हैप्लॉयड कंटेंट हो जाएगा, 16 क्रोमोसोम्स आपके 16 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बनेंगे, एग बनेगा। अब ये जो एग है ये एग डिसाइड करेगा कि आपका ड्रोन बनेगा या फिर जो रानी है आपकी क्वीन है वो बनेगी। तो ये क्या करता है, अगर ये वाला जो एग है जिसमें 16 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, अगर ये ड्रोन बना ले, मतलब डायरेक्ट डेवलप हो जाए, तो वो क्या बनाता है, ड्रोन बनाता है जो कि मेल होता है, और उसमें 16 के 16 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट इससे डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट माइटोसिस करके बनेगा। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, कि यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जो एग है वो डायरेक्ट डेवलप हो गया है ड्रोन के अंदर, मेल के अंदर, जहाँ पे 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब दूसरी तरह वही ये वाला जो ड्रोन था मेल था, इसके 16 क्रोमोसोम्स थे, वैसे मान लो और भी कोई ड्रोन है उसके 16 क्रोमोसोम्स है, वो क्या करता है, माइटोसिस करेगा। भाई अब ऑलरेडी हैप्लॉइड कंटेंट है तो इसका और मियोसिस करके हैप्लॉइड थोड़ी कर देगा, 16 क्रोमोसोम्स इसके अंदर है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये माइटोसिस करेगा और बहुत सारे ऐसे स्पर्म ये बना लेगा जिसका क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 16 होगा, हैप्लॉइड होगा। अब ये वाले जो स्पर्म है अगर वो एग के साथ मिल करके फर्टिलाइज करते हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर एग और स्पर्म मिलता है तो जाइगोट बनता है, वैसे ये अगर 16 क्रोमोसोम का एग और 16 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड वाला कंटेंट वाला स्पर्म मिलता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो 32 क्रोमोसोम्स वाला डिप्लॉयड बनेगा और वो फीमेल होती है हनी बी। हनी बी जो हमारी रानी है, क्वीन है, वो बनेगी 32 क्रोमोसोम्स वाली। और ड्रोन जो है वो कैसे बना, पार्थेनोजेनेसिस करके डायरेक्ट डेवलपमेंट कर लिया, 16 क्रोमोसोम वाला माइटोसिस कर लिया और वो मेल ड्रोन जो है उसके अंदर चेंज हो गया। तो ये था हनी बी के अंदर जो ड्रोन्स होती हैं इसलिए उनके 16 क्रोमोसोम्स होती है, वाइल क्वीन जो होती है उसके 32 क्रोमोसोम्स होती हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन किया था। रीजन दिया दैट मेल बीज डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग एंड फीमेल बीज डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, इसीलिए जो ड्रोन्स के अंदर 16 क्रोमोसोम होती हैं एंड जो क्वीन है उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होती हैं। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 इसका असर्शन दिया दैट सिकल सेल अनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इफ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर द जीन। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में बात किया है, तो सिकल सेल अनीमिया जो होता है वो ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब समझो, तोड़ करके समझो ना यार इस वर्ड को, बहुत इजी है। ऑटोसोम, हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, एलोसोम। तो ऑटोसोम वाले जो होते हैं 1 से लेकर के 22 पेयर वाला जो क्रोमोसोम्स होता है उसको ऑटोसोम बोलते हैं। एंड जो एलोसोम होता है वो कौन सा होता है, एक्स और वाई वाला क्रोमोसोम जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, उसको एलोसोम बोलते हैं। तो अगर आपके ये 1 से लेकर के 22 पेयर वाला जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर कोई आपको डिजीज देखने को मिलती है तो वो ऑटोसोम के ऊपर हो रही है। तो वैसे सिकल सेल अनीमिया इन्हीं क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से ये डिजीज होता है। तो ये ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पे लिंक है, तो इसीलिए ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर,
रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब कि ये तभी एक्सप्रेस होगा जब कंडीशन रिसेसिव होगा। मतलब कि अगर HB है, मतलब ये हम लोग सिकल सेल एनीमिया के लिए क्रोमोसोम्स को डिनोट कर रहे हैं उसके एलील्स को, तो अगर HBA है और HBA ये वाले प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल बनेगा आदमी। और अगर HBA और HBS ऐसा सिकल सेल एनीमिया के लिए है, तो अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलता है HBA और HBS, तो ये कैरियर कहलाएगा, क्योंकि एक HBS वाला यहाँ पे अलील प्रेजेंट है। और अगर HBS HBS प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा डिजीज होगा। तो यहाँ पे असर्शन में दिया दैट सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कैसे ट्रांसमिट होगा दूसरे प्रोजनी के अंदर, तभी वो ट्रांसमिट होगा जब दोनों पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस होगा इस जीन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्रॉस से समझाना चाहती हूँ। हेट्रोजाइगस अगर बोला है दोनों पेरेंट होने चाहिए तो वो प्रोजनी में ट्रांसमिट होगा। तो आओ इसको देख लेते हैं। HBA है और HBS है, ये एक हमने फीमेल ले लिया, और एक मेल है उसका हमने ये ले लिया HBA HBS, दोनों हेट्रोजाइगस है। अब दोनों का हम क्रॉस कराएंगे तो गैमेट्स बनेगा HBA HBS, और मेल से ये आ जाएगा आपका HBA और HBS। अब इसको हम लोग उसका पनेट स्क्वायर बना करके देखेंगे अगर, तो HBA HBA एक बना, HBA HBS एक बनेगा, फिर HBA HBS एक बनेगा, और HBS HBS आपको बनेगा। तो आप खुद देख सकते हो यार कि ये जो आपकी प्रोजनी बनी हुई है उसमें से एक ये जो है वो पूरा का पूरा डिजीज चाइल्ड मिला है HBS HBS, क्योंकि HBS HBS प्रेजेंट है तो वो चाइल्ड जो आएगा वो डिजीज होगा। और ये 4 में से एक है, इसीलिए क्या होगा 25% होगा, तो 25% डिजीज चाइल्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक जो है एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट हैव वन HBS अलील, दोनों में अगर एक एक HBS HBS वाला अलील प्रेजेंट, तो वही फिर आगे जुड़ करके HBS HBS वाला एक बच्चा तो जरूर देगा, तो वो डिजीज निकलेगा। तो वही यहाँ पे देखिए कि जो आपका मिनिमम कंडीशन है वो ये जरूरी है, अगर कंडीशन जरूरी है कि दोनों पेरेंट आपके हेट्रोजाइगस हो, मतलब दोनों पेरेंट के अंदर एक HBS वाला अलील होगा, तभी प्रोजनी के अंदर डिजीज चाइल्ड देखने को मिलेगा। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दे दैट इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ RBC। तो जो रीजन है बिल्कुल सही है। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं क्वाटर्नरी प्रोटीन है, जिसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा चेन होता है। तो यहाँ पे बीटा चेन के 6th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट रहता है, GAG वाला कोडॉन प्रेजेंट रहता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है और ये GAG से GUG में चेंज हो जाता है, जो कि अब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनाने लगता है। और वैलिन एक नॉन पोलर एसिड होता है, एंड ग्लूटामिक एसिड जो था वो पोलर अमीनो एसिड था। तो अब ये पोलर अमीनो एसिड था, तो जो हीमोग्लोबिन था आपका RBC था, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। अब इसके अंदर क्या बन रहा था, पहले पोलर अमीनो एसिड बन रहा था जो कि ग्लूटामिक एसिड था, तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है RBC के अंदर, तो वो उसको खींच करके चारों साइड से रखता था, तो उसका जो शेप था वो ओवल शेप का आता था। लेकिन अब ये अमीनो एसिड जो है वो पोलर वाला बन ही नहीं रहा है, नॉन पोलर वाला अमीनो एसिड बन रहा है, तो वाटर उसके साथ कंबाइन करता ही नहीं है। और लो ऑक्सीजन पर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस RBC के अंदर वो पॉलीमराइज कर जाता है, चेन की तरह पॉलीमराइज फॉर्म कर लेता है लो ऑक्सीजन टेंशन में, और वहां पे फिर वो पॉलीमराइज कर जाएगा, एक साइड आ जाएगा। तो कौन, वो पोलर है ही नहीं, खींच के रखेगा नहीं, तो RBC गोल से सिकल शेप, हसुआ शेप में हो जाता है। सिकल शेप रेड ब्लड सेल आपको देखने को मिल जाता है। तो वही यहाँ पे दिया दैट सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो पॉलीमराइजेशन कर जाता है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ RBC। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में ये चेंज हो जाता है, विच इज अ नॉन पोलर एसिड। तो असर्शन से रीजन भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है दोनों एक दूसरे को, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दिया दैट फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये जो डिजीज है, बीमारी है आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये उसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो फिनाइल पायरुविक एसिड होता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करने लगता है। तो बेसिकली अगर हम इसको समझे तो फिनाइल एलेनिन जो है अमीनो एसिड, ये हमारे बॉडी के अंदर है, एंड इसका जो होता है इस पे एक एंजाइम है जो एक्ट करता है विच इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, और इसको फिनाइल एलेनिन को ये तोड़ देता है टायरोसिन में, और फिर टायरोसिन जो होता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर एंजाइम नहीं है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, तो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोक्सिन में जो है वो चेंज नहीं होगा। अब टायरोसिन में वो चेंज नहीं होगा तो ये बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होने लगता है। तो इसका जो फिनाइल एलेनिन है ये ऑक्सीडेशन करके फिनाइल पायरुविक एसिड बनाने लगता है, या फिर वही
कीटोन्स बनाने लगता है एंड वही हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है। और क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है किडनी के अंदर, तो ये किडनी के एस थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होने लगता है। असर्शन बिल्कुल सही है, वही एक्सप्लेन किया दैट फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो अगर किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ है तो उसको ऐसा होता है। रीजन ये दैट द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। रीजन बिल्कुल सही है, और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, क्योंकि यहाँ पे जो होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है उसके अंदर वो एंजाइम नहीं थी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वाली, और इसीलिए जो था ये कन्वर्जन नहीं हुआ और फिनाइल एलेनिन जमा होने लगा एंड ये किडनी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और फिर क्या हुआ, फिर एक्सक्रीट आउट हो गया यूरिन से। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बने रहिएगा, लास्ट है ये, बस लास्ट क्वेश्चन। असर्शन दिया दैट टर्नर्स सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो बात एक्स क्रोमोसोम तक सही थी, लेकिन इसने वाई सेक्स क्रोमोसोम भी लिख दिया, इसलिए असर्शन पूरा गलत हो गया है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एनी वन एब्सेंस होता है एनी वन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल फीमेल होती है जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर वो एक्स क्रोमोसोम की जगह वो जो एक एक्स है फीमेल वाले के अंदर, वो अगर एक एक्स आता ही नहीं है सिग्रीगेशन के टाइम पर, जहाँ पे क्रोमेटिड्स का स्प्लिटिंग होता है, वहाँ पर अगर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आता है, तो अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स एक्स के जगह क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स नहीं आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्नर्स सिंड्रोम। एक एक्स टर्न हो गया भाई, वो खत्म हो गया, जीरो हो गया, एक ही एक्स आया है, अब वो फीमेल जो है वो एबनॉर्मल हो गई, नॉर्मल नहीं है, एक्स एक्स उसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी ही इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम को। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है ना कि अगर फेलियर हो जाती है सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। तो जब भी सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे हम लोग एनाफेज वाला पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ स्प्लिटिंग होती है क्रोमेटिड्स की, लेकिन अगर वही स्प्लिटिंग नहीं हुआ क्रोमेटिड्स का, तो वो फेलियर हो जाएगा, सिग्रीगेशन अच्छे से नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो फेलियर हो जाएगा सिग्रीगेशन में क्रोमेटिड का ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी में अगर एक्स्ट्रा चला जाएगा तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके अंदर, या एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा, या तो एक क्रोमोसोम का गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, और ये भी एक एन्यूप्लॉइडी का ही एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम आपका है जो वो लॉस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एन्यूप्लॉइडी। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम लिखा है इसलिए, एंड रीजन सही है बिकॉज टर्नर सिंड्रोम एक एग्जाम्पल है एन्यूप्लॉइडी का, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो गया। तो असर्शन गलत है, रीजन से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो हियर वी कंप्लीट दिस पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट्स में जरूर पूछेगा, एंड अपने मार्क्स आउट ऑफ 8 कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।